पता नहीं। हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes, ma'am. आई एम रियली सॉरी, मेरा स्पीकर में कुछ इशू हो गया था, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। प्लीज आप लोग बताइएगा अगर मेरे वॉइस में कुछ इश्यूज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सब बहुत खुश लग रहे हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें? Yes, ma'am. ओके ओके, तो हम लोग कल कहाँ पे थे? Pharmacological classification explain. उसका डिसएडवांटेज बता रहे थे। Yes, ma'am. एडवांटेज। और बहुत कोई को मेरी आवाज कल क्लियर नहीं आ रही थी, है ना? Okay. बहुत कोई को मेरी आवाज कल क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत कोई फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक से सुन नहीं पाए थे। किसी को ऐसे इश्यूज हैं कि कल का क्लास ठीक से अटेंड नहीं कर पाए एंड रिपीट करना चाहते हैं? यस मैम। यस मैम, रिपीट कीजिए। ओके, सो हम लोग कल देख रहे थे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग क्रूड ड्रग्स को इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग, दैट इज थेरेपेटिक एक्शन या तो फिर चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करते हैं या फिर उसको अरेंज करते हैं। ओके, सो इन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वी आर क्लासिफाइंग और वी आर अरेंजिंग all the crude drugs according to its pharmacological action, that is according to its therapeutic action or its chief active constituent. So what are therapeutics and what are chief chemical constituents? जो therapeutics होता है वो है branch of medicine that is concerned specifically for the treatment of various diseases. मैंने यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन में जो लिखा है लैंग्वेज यूज किया है वो टोटल सिंपल लैंग्वेज यूज किया है, या अगर आप लोग ऐसे भी रीड करेंगे तो भी आप लोग को समझ में आएगा। सो जो थेरेपेटिक अगर हम लोग देखने जाते हैं तो ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि कोई स्पेसिफिक डिजीज के लिए जो ड्रग यूज होता है उसको लेके होता है थेरेपेटिक, ठीक है? हम लोग का कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन जो यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या में काउंट करेंगे? थेरेपेटिक में काउंट करेंगे। एंड व्हाट आर चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स? तो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है those are present in crude drugs responsible for its therapeutic activity. जो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये क्रूड ड्रग्स में प्रेजेंट रहते हैं और ये थेरेपेटिक एक्टिविटी को करने में हेल्पफुल रहते हैं या रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। थेरेपेटिक एक्टिविटी बोलेंगे तो जैसे कोई पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए तो उस मेडिसिन का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है वो चीज रहता है आपका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। सो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज द मेन केमिकल दैट इज प्रेजेंट इन दैट ड्रग which is used to cure that particular disease or particular illness. Okay, so that is chief chemical constituent, that is main chemical present in that drug. So the examples of let us see some example of some drugs with pharmacological classification. First we'll look into the expectorants. What are expectorants? And expectorants are also crude drugs. Okay, chief chemical constituents. ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में, ये आपका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि कोई पर्टिकुलर ड्रग में पाए जाते हैं। एंड इस साइड आप राइट साइड में जो लिस्ट देख रहे हैं ये आपका मीडियम है या मीडियम है जहां से ये क्रूड ड्रग या फिर ये चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आ रहा है।
ठीक है. So in the left side you can see the list of chief chemical constituent which are present in some particular crude drug, and in the right side you can see the list of some crude drugs, name of some crude drug from which we get those chemical constituents, the main chemical constituents. Okay, so first we look into the first example is expectorants. Like expectorants हो गया, ये कहाँ से हम लोग को मिलता है? एक्सपेक्टोरेंट्स भी एक चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये किसमें मिलता है? हम लोग को वसका, एपिका, ये सारे प्लांट्स में मिलता है. सो एक्सपेक्टोरेंट इज आल्सो अ क्रूड ड्रग व्हिच हैव expectorants properties, and from where we get this expectorants? We get this from the plants like Vasica and Epica. And what are expectorants used for? These expectorants are used to expel out cough from our body. When we get cold, when we get cough and cold, the lumps are collected in our lungs. Okay, so we use these medicines, expectorants drugs, so that we can expel out those cough. जैसे हम लोग को खांसी हो जाती है तो कफ हमारे ये लंग्स में कलेक्ट हो जाता है ना, तो उसको हम लोग बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ कफ सिरप्स यूज करते हैं. ये कफ सिरप्स क्या काम करते हैं? ये कफ सिरप्स भी आपका ये जो कफ है उसको कलेक्ट करके बाहर निकाल के गर्म करके उसको एक्सपेल आउट करने, उसको बाहर निकालने में क्या करते हैं? हेल्पफुल रहते हैं. ओके, and the next example we can see as these laxatives and purgatives. So laxatives and purgatives are also the chief chemical constituent we get from the purgative and chief chemical constituent that we get from the crude drugs or plants like agar, senna, castor oil. So these plants provide these chemical properties. Okay, laxative and purgatives chemical properties. And what are these used for? These are the drugs used for purgative and laxative drugs are used for softening the stool. Okay, when we get constipations, then we use these kind of drugs. So purgatives and laxatives भी क्या हो जाता है? ये भी आपका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है. चीफ केमिकल्स है जो कि आपको अगार, सेना एंड कैस्टर ऑयल इस टाइप के प्लांट्स या क्रूड ड्रग्स में आपको मिलता है. और ये पॉजिटिव्स एंड लैक्सेटिव्स क्या काम करता है? ये आपको स्टूल को सॉफ्टन करने में हेल्पफुल रहता है. और जब आपका कॉन्स्टिपेशन होता है तब हम लोग इस टाइप का पॉजिटिव एंड लैक्सेटिव टाइप के मेडिसिन या ड्रग्स को हम लोग या केमिकल्स को हम लोग यूज करते हैं. ये ड्रग्स का अलग अलग नाम होता है मार्केट में, ये पॉजिटिव एंड लैक्सेटिव्स के नाम से नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर आप कोई भी ड्रग्स ले लेते हैं, कोई भी आप मेडिसिन ले देते हैं, तो उसके पीछे में आप उसका ये कॉम्पोजिशन आप देखते हैं, उसमें जो मेन कॉम्पोजिशन होता है या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आपका पॉजिटिव एंड लैक्सेटिव रहेगा. उसके अलावा भी और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें मिक्स्ड अप रहते हैं, लेकिन द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विल बी पॉजिटिव एंड लैक्सेटिव. ओके, इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल? यस मैम. थोड़ा Yes, प्रॉब्लम ma'am. हो रहा है, इको हो रहा है. ओके, इको हो रहा है. ओके, सॉरी. आज मैं बिना ईयरफोन के बात कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा इको हो रहा है. पर मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understand my concept for today? Please tell me if you are having any issues. Okay. Okay. Yes. Okay. So next we come to antihypertensive. In antihypertensive, we get the properties of antihypertensive. We get antihypertensive properties. And from where we get these kind of drugs? We get from plants like Rauwolfia. Okay. तो एंटी हाइपरटेंसिव में क्या होता है? ये एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज रखता है. एंटी मतलब जो उस हाइपरटेंसिव को क्या करता है? डिक्रीज करता है, कम करता है. ठीक है, एंटी मींस कम करना या फिर डिक्रीज करना या फिर डिडक्ट करना.
सो रावल्फिया टाइप का प्लांट्स में हम लोग को एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज मिलता है. एंड व्हाट आर these एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज्ड फॉर? कल बहुत कोई ने क्लास ब्लड प्रेशर. यस योगेश. मैम, यूज्ड फॉर High टू blood pressure. लो द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी. Yes, to decrease or to stimulate the drug high blood pressure of the body, hypertension of the body. Okay. So in the same way, there are many other drugs present. These are the chemical constituents. Many other chemical constituents are present, which provide the. These are the main chemical constituents present in these kind of fruit drugs or these kind of plants. तो ये सारा जो हमारा है ये मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हम लोग को इस टाइप के प्लांट्स में क्या होता है, प्रोवाइड होता है. ठीक है. Do you also need the explanation for what all these fruit drugs are needed for? I hope आप लोग को ये भी चाहिए कि ये एंटी हाइपरटेंसिव किस चीज के लिए यूज होता है, CNS डिस्पेरेंट या स्टिमुलेंट्स किस चीज के लिए यूज होता है, किस डिजीज के लिए यूज होता है. क्या आप लोग को ये भी डिटेल्स चाहिए? क्योंकि मैंने इसे मेंशन नहीं किया है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम एक्सप्लेनिंग. मैम, अगर डिटेल दे दीजिएगा तो और अच्छा है हम लोग के लिए. इट विल गुड फॉर अस. एंड यू विल ओके, यू विल गेट द डिटेल्स. ठीक है. नॉट ऑल ऑफ देम, बट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एज मच एज पॉसिबल. सारा डिटेल्स में नहीं दे पाऊंगी, पर जितना हो पाएगा मैं देने की कोशिश करूंगी. सो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये सारा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये सारे प्लांट्स में मिलता है. लाइक एंटी कैंसर हो गया, ये आपका कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए होता है. फिर एंटी मलेरियल हो गया, ये आपका मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए होता है. सो CNS स्टिमुलेंट्स हो गया, ये आपका हार्ट इश्यूज को, ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है. ओके, व्हाई नॉट वी हैव सम होमवर्क काइंड ऑफ थिंग. एक काम कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोग भी कुछ ये जो लिस्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, ये सारा किस किस चीज के लिए यूज होता है, आप लोग भी डिस्कस करके आप लोग भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कीजिएगा. जितना हो सके आप लोग भी बताइएगा कि ये सारी चीज किस किस डिजीज के लिए यूजफुल है. ओके, लेट्स सी आप लोग कितने अटेंटिव हैं या फिर आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं इस क्लास में. Okay, ma'am. Okay. Then we come on to the advantages and disadvantages of. Okay, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Okay. So let's come to advantages and disadvantages of pharmacological classification. What are the advantages of pharmacological classification? The advantages is क्योंकि हम लोग को सारे प्लांट्स का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोग को पता रहता है. ठीक है. तो हम लोग को अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसका सब्स्टिट्यूट हम लोग यूज कर सकते हैं. लाइक द मेन एडवांटेजेस इज if we know the chemical constituent of particular drug and the main chemical constituent used for particular disease, then we can if we are not getting that particular drug that is recommended to us, then we can use the substitute. The medical shop or the known person can also suggest the substitute of that drug. So this is the advantage of pharmacological classification. Okay. And the second is these are always arranged on the basis of therapeutic or pharmacological uses. तो ये हमेशा ये जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब अरेंज रहता है तो कौन से डिजीज में कौन कौन से मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन से डिजीज के लिए कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग यूज कर सकते हैं, ये भी हम लोग इससे प्रोवाइड कर सकते हैं. कई बार क्या होता है कि कोई भी कोई एक मेडिसिन कोई दो बीमारी के लिए भी यूज होता है. ठीक है. तो उन सब चीज के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे लाइक द कॉमन इज पैरासिटामोल. द पैरासिटामोल इज समटाइम्स used for fever also and for body pain also.
तो हम लोग बॉडी पेन एंड फीवर दोनों के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इन द सेम वे. So what are the disadvantages? The disadvantages is there are some drugs which exhibit similar pharmacological uses and have more than one therapeutic property. कई बार इससे क्या होता है, okay, and for those reasons there is also a chance of confusion and ambiguity for the selection of drugs. So sometimes what happens that similar drugs are being used for two different diseases. So sometimes we get confused that is it for the we are providing the right medicine or we are just using it wrongly. Okay, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि सिमिलर फार्माकोलॉजिकल यूजेस के लिए यूज और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज के लिए यूज होते हैं. तो बहुत सारे ड्रग्स होता है जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो क्या रहता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो सेम रहता है, बट उसको अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं. तो कई बार इसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है. सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन कई बार कंफ्यूजन भी ये क्या करता है, क्रिएट करता है. हम लोग जैसे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल इज सिनकोना. सो सिनकोना इज यूज्ड एज एंटी मलेरिया ड्रग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्विनिन. तो सिनकोना एक ऐसा ड्रग है जिसमें क्विनिन प्रेजेंट रहता है और इसमें देखिए मेडिसिन का नाम है सिनकोना और इसमें जो केमिकल प्रेजेंट है वो है क्विनिन. और ये किस चीज के लिए ट्रीट करता है, ये मलेरिया के लिए ये एरिस्थेमिया के लिए ये यूजफुल है. एंटी अरिथमेटिक है, ठीक है, एंटी अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज यूज करता है, अरिथमिया के लिए यूजफुल होता है. तो कई बार एंड एज वेल एज ये अरिथमिया के लिए यूज होता है एज वेल एज मलेरिया के लिए भी यूज होता है. तो कई बार कंफ्यूजन होता है. ओके, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, जो सिनकोना क्या है, सिनकोना ड्रग है, ठीक है. इस ड्रग का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्विनिन है. यस, क्विनिन है. और जो क्विनिन होता है, क्विनिन ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्विनिन मलेरिया के लिए भी यूज होता है एज वेल एज अरिथमिया. Yes. So Syncona is the name of a drug, and the main chemical constituent present in Syncona is quinine. So quinine is also used for malaria as well as arrhythmia. ठीक है. तो इस टाइप में क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सिनकोना मलेरिया के लिए प्रोवाइड करना है या अरिथमिया के लिए प्रोवाइड करना है, जबकि क्विनिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है. क्विनिन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो आपका ये होता है, सिनकोना यूज नहीं होता है. ठीक है, सिनकोना आपका मलेरिया के लिए यूज होता है. एंड ऑल्सो एंटी अरिथमेटिक के लिए यूज होता है. यस, एंटी अरिथमेटिक, यस, एंटी अरिथमिया के लिए भी यूज होता है. यस, क्विनिन यूज होता है, ठीक है, सिनकोना नहीं यूज होता है. तो इस टाइप में जब हम लोग को केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से अगर हम लोग अरेंज करते हैं, इफ वी आर अरेंजिंग अकॉर्डिंग द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सो वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन प्रोवाइडिंग द ड्रग्स. ओके, जब हम लोग के पास एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहता है ना, तो हम लोग को ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने में, कौन सा ड्रग देना है वो आइडेंटिफाई करने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है या कंफ्यूजन होता है. द नेक्स्ट एग्जांपल इज Senna. So Senna, castor oil, jalap, and these are the group together for purgatives and laxatives. ठीक है, तो ये सेना, कैस्टर ऑयल, ये सारा आपका पॉजिटिव एंड लेक्सेटिव दोनों के लिए यूज हो रहा है, बिकॉज देयर कॉमन फार्माकोलॉजिकल एक्शन. क्योंकि इन दोनों का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या फिर ये दोनों का जो किस चीज के लिए ट्रीट करते हैं वो क्या रहता है, सेम रहता है. किस डिजीज के लिए, देखिए सेना हम लोग को किस में मिलता है, सेना
पर्जेटिव्स में हम लोग को पर्जेटिव प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग को सेना एंड कैस्टर ऑयल मिलता है, एंड लेक्सेटिव्स के साथ अगर मिलता है। ओके, अगर इसेंशियल यस। सो कई बार ये प्रॉब्लम होता है, ये कंफ्यूजन होता है कि पर्जेटिव्स के लिए भी सेम हम लोग को मेडिसिन यूज करना है, लेक्सेटिव्स के लिए भी सेम मेडिसिन यूज करना है, या हम लोग को डिफरेंट मेडिसिन यूज करना है। तो जब केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है तो हम लोग को ये सारी चीज का कंफ्यूजन होता है। सब्स्टिट्यूट तो मिलता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट के साथ साथ कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। वी आर गेटिंग द सब्स्टिट्यूट बट इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग द कंफ्यूजन फॉर द ड्रग्स। सो हम लोग फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट इज केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। Is pharmacological classification clear to everyone? Okay, so the next is chemotaxonomical classification. In this system of classification, the equal importance is given for taxonomical status and chemical constituents. इसका क्या मतलब हो जाएगा? There are certain types of chemical constituents which are characteristics of certain classes of the plants. Okay. So यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं मेंशन कर दूंगी इसमें। So अगर हम लोग केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में जाएंगे, तो केमो का मीनिंग होता है केमिकल, एंड टैक्सोनॉमिकल मीन्स टैक्सोनॉमी। जैसे हम लोग टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़े हैं ना, केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्लांट्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू इट्स फैमिली, इट्स जीनस, अकॉर्डिंग टू इट्स एवोल्यूशन। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ इफ वी डिवाइड केमोटैक्सोनॉमिकल, वी कैन सी दैट द मीनिंग ऑफ केमो इज केमिकल एंड टैक्सोनॉमिकल मीन्स taxonomy, that is the study of its genetic variation. Like we have already studied in taxonomical classification that plants are grouped according to its genus, its classes, its family, its genetic evaluation. So in chemotaxonomical also we are studying about the chemicals which are divided according to its classes, or the main chemicals that we are getting in the particular plant, particular family of plant, or particular particular group of plants. So in chemotaxonomical classification are according to chemical similarities. So chemotaxonomical में क्या होता है कि उसका जो क्लासिफिकेशन होता है उसका केमिकल सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग होता है, ना कि उसका केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग लास्ट टाइम अभी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखे थे कि हम लोग उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते थे, तो यहाँ पर भी हम लोग केमोटैक्सोनॉमिकल में भी हम लोग उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही देखते हैं। So some example are propane alkaloids and volatile oils. Propane alkaloids में क्या होता है? Generally occur in most of the membrane of members of Solanaceae. तो हम लोग यहाँ पे जैसे propane alkaloids देखते हैं। Propane alkaloid क्या है? ये मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि किसमें मिलता है? हम लोग को Solanaceae फैमिली के या मेंबर के प्लांट्स में मिलता है। ऐसा प्लांट जो कि Solanaceae ये फैमिली को बिलोंग करता है, तो वो सारे प्लांट्स में हम लोग को प्रोपेन एल्कनॉइड की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोग को पाए जाएंगे। उसी तरह volatile oil is also the chemical constituent which is present in the plants like Rutaceae and Umbellifera. Okay, तो volatile oil भी ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि Rutaceae प्लांट्स में, Rutaceae फैमिली में पाई जाएगी। So these are not the name of the plants. Solanaceae, Rutaceae या ये सारे प्लांट्स का नाम नहीं है, बल्कि वो प्लांट फैमिली या प्लांट ग्रुप ऑफ प्लांट या फिर उसके फैमिली या फिर ऑर्डर का नाम।
का नाम है, ठीक है, जो वो एक पूरे पूरे फैमिली बिलोंग करता है। सोलनेशिया फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो आपको अगर आप लोग हम लोग देखने जाएंगे तो उसमें हम लोग को मिलेगा। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, हम लोग सीधे एडवांटेजेस में आते हैं। Advantages is it provides the proper understanding about the relationship of chemical constituent present in different types of plants. तो मेन एडवांटेज क्या होता है कि ये उस प्लांट में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट फैमिली में कौन कौन सा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग को मिल रहा है, उसका रिलेशनशिप के बारे में ये लोग बताते हैं। इसमें हम लोग को पता चलता है केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो इसमें हम लोग का टॉपिक ये एंड होता है। एंड लास्ट क्लास में आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट विद अस, बट इन लास्ट क्लास आई थिंक Supriti or someone has Supriti asked about the 7 type of classification known as serotaxonomical classification. Serotaxonomical. Yes. तो आप लोग जो जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं सेरोटेक्सोनॉमिकल, मैं इसमें एक और स्लाइड ऐड कर दूंगी सेरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को। सिलेबस में आपके नहीं है ये सेरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, बट आपके नॉलेज के लिए आप ये रख सकते हैं। सो सेरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, सेरो मीन्स होता है सेरोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी मीन्स वही आपका पूरा उसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स फैमिली, जीनस एंड ऑर्डर। व्हाट इज सेरोलॉजी? सेरोलॉजी जो होता है वो है आपका स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंड एंटीबॉडी आपका कैसे रिएक्ट करता है बॉडी में, उसका स्टडी होता है सेरोलॉजी, ठीक है। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी एंटीजन होता है वो फॉरेन सब्सटेंस जो आपके बॉडी में एंटर करता है, कोई डिजीज के रूप में, सर्दी खांसी अगर कॉमन जाए तो सर्दी खांसी के रूप में, कोई कॉमन कफ एंड फीवर के रूप में, या मैंने अगर अभी बहुत सारे डिजीजेस आप देख रहे हैं, इवन कोरोना इज अ एंटीजन, ओके। सो सेरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मेनली स्टडी करते हैं, वी आर स्टडीइंग मेनली अबाउट द एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। सो व्हाट आर एंटीजन? Antigen are the foreign substances or foreign cells which enter or interfere our body. Okay, it hinders our body. It affects our body with cough and cold, like common diseases, and that weakens our body. उस टाइप का डिजीज होता है, डिजीज ये इफेक्ट करता है एंटीजन। बहुत सारे जो भी डिजीज आपका हो जाएगा, सारा आपका एंटीजन प्रॉपर्टीज के साथ ही रहेगा, सारा आप as an antigen ही count करेंगे। You can count all the disease that affect our body, that affect our body from outside, or that is not inbuilt, वो आपके बॉडी को अलग से अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारा आपका एंटीजेंस में ही काउंट होंगे। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी इज द स्पेसिफिक डिफेंसिव प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। जो एंटीबॉडी होता है ये आपका डिफेंस सिस्टम होता है जो आपका बॉडी में प्रोड्यूस होता है। लाइक आपका इम्यूनिटी, अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा होता है, अच्छा रहेगा, तो आपको कफ एंड फीवर एंड कोल्ड जल्दी नहीं पकड़ेगा। आप जितने भी ठंडा में रहेंगे फिर भी आपको वो जल्दी हिंड्रेंस नहीं करेगा। एंड अगर आपको पकड़ता भी है तो आपका 1-2 दिन में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। सो व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी आर द डिफेंसिव प्रोटीन्स दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी in the form of your immunity. Okay, so if anything, any disease is affecting your body, if any cough or fever is affecting your body, this defense mechanism, this antibody or this your immunity will help your body to fight it. If we are coming कल के किसी का माइक ऑफ हो गया है, वो म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके,
So if you are coming onto the crude drugs, if you are looking onto the crude drugs, ये तो एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताया जो हम लोग के बॉडी में वर्क करता है, हम लोग का बॉडी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर यही एंटीबॉडी आपको प्लांट से प्रोवाइड हो रहा है, अगर यही प्रोटीन्स, ये एंटीबॉडीज भी क्या है, आपका प्रोटीन्स है, ठीक है। अगर यही प्रोटीन्स आपको प्लांट्स में प्रोवाइड हो रहे हैं, क्रूड ड्रग्स में प्रोवाइड हो रहे हैं, तो ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, एज अ एंटीबॉडी आपका कोई भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए वर्क करेगा। So when we come to serotaxonomical classification, it is a concept that in serotaxonomical classification आप प्लांट्स आप क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई कर पाएंगे जिसमें ये प्रोटीन्स आपको प्रोवाइड होगा जो कि जिसमें कि एंटीबॉडी या डिफेंस मैकेनिज्म आपको मिलता है, एंटीबॉडी प्रोवाइड होता है। So we'll thank you for today and we'll meet tomorrow on Monday for the next class. Okay, thank you everyone. मैम एक क्वेश्चन है। Yes, yes. Please write मैम a पूछ comment. रहे थे कि अगर आपका टाइम अप हो जाएगा तो आप ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, आंसर देयर। मैम पूछ रहे थे आप बताते ही रहते हैं फिर भी मतलब ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक कैसे? आपका ये पर्टिकुलर Last टाइम time- सेट है, आपका पर्टिकुलर टाइम सेट है, उस टाइम पीरियड में ही क्लास आपका रहेगा एंड वो टाइम जब आपका अप हो जाएगा आपका ये ऑटोमेटिक आपका क्लास बंद हो जाएगा। और मैम एक चीज और की जो आप नोट्स भेजे मतलब पीडीएफ जो भेजे हैं तो उसको लिखना क्या है, मतलब वो तो बुक का पेजेज है। लिसन सूरज, अभी टाइम आपका बहुत कम है, ओनली 1 मिनट बचा हुआ है। आपका कोई भी क्वेरी है, आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आप ग्रुप में मैसेज